नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राम मंदिर पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां मंदिर का निर्माण हुआ वहां मस्जिद थी और ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको सुनवाते हैं आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे ओवैसी से लेकर बर्क जैसे नेता सवाल खड़े करने लगे हैं, तो वहीं मंदिर मस्जिद को चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है। भव्य दिव्य राम मंदिर करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर राम का नाम है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सिर्फ अयोध्या को सियासी अखाड़ा मान रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं और उस फैसले से भी खुद को दूर रख चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आया था। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और जब सवाल पूछे गए तो बिना संकोच अपनी बातों पर अडिग रहे और कह दिया, आवाज उठाएंगे चाहे गोली ही क्यों न मार दो। तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है? मगर मेरा फ्रीडम एक्सप्रेशन है, मैं एक सवाल उठा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं उठा सकते तो क्या भाई ये क्या इजराइल है या फिर आपको ये नॉर्थ कोरिया है? जमहूरियत है, मेरा इख्तियार है, मेरा हक है। असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं बल्कि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद और एमएलए भी नौजवानों को भड़काने में पूरा योगदान दे रहे हैं। सपा एमएलए जियाउर रहमान बर्क ने कहा, निमंत्रण मिले या नहीं मिले अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां मस्जिद थी। देखिए, पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। वहां पर हम पहले से कहते रहे हैं कि वहां पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में है और हम वहां पर हमारे जाने का मतलब नहीं मिलता, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला है। और रही बात उसकी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कि चुनावी मुद्दा है। ये दिखावे के तौर पर एक मोर्चा बना दिया अल्पसंख्यक का। इनके यहाँ अल्पसंख्यक का कोई कंसेप्ट ही नहीं। 80-20 की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो। ये खिसियाहट सिर्फ ओवैसी बर्क जैसे नेताओं की नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भी है, जो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो न्योते पर संग्राम छेड़ दिए। कुछ ने कहा न्योता मिलेगा तो जाएंगे, कुछ ने कहा न्योता मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। यानी ये तो साफ है 24 की लड़ाई एक बार फिर मंदिर मस्जिद पर आ गई है, जिसे जन्म ओवैसी जैसे नेताओं ने दिया तो अंजाम तक पहुंचाने में सपा के मुस्लिम नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंदिर मस्जिद की लड़ाई के बीच सीएम योगी ने राजस्थान के जोधपुर में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, विभाजनकारी प्रवृत्तियों से दूरी बनानी होगी, क्योंकि 500 वर्षों बाद जब राम मंदिर का सपना पूरा हो सकता है तो कुछ भी संभव है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज
अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होता है। आगे बढ़े, इस बीच बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। श्रमजीवी विस्फोट कांड मामले में 2 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 5-5 लाख की दोनों के ऊपर जुर्माना राशि भी लगाई गई है। जौनपुर की अपर जिला अदालत प्रथम की कोर्ट में पेश किए गए हैं दोनों आतंकी। नफीकुल बिस्वास और हिलाल को फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में आधे घंटे से अधिक समय तक ये सुनवाई चली और उसके बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने पर दोनों आतंकी सहमे हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है, जहां श्रमजीवी विस्फोट कांड से जुड़ी खबर है। दोनों आतंकियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और 5-5 लाख का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया है। मनोज से इस पर अपडेट लेते हैं। जी मनोज, बताइए किस तरह कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना, कौन सी दलीलें अपने बचाव में ये आतंकी दे रहे थे और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया जिसके बाद? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जौनपुर कोर्ट से निकल के आ रही है कि श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड मामले में आज जौनपुर की अपर जिला अदालत प्रथम से जो आज फैसला निकल के सामने आया है, ये 2 आतंक आरोपी हैं नफीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन आतंकी को कोर्ट ने बकायदा मृत्यु दंड की, दोनों को मृत्यु दंड की सजा जो है सुनाया है। 5-5 लाख रुपए का जो है अर्थदंड लगाया है। इस बीच आपको बता दें कि बीती 28 जुलाई 2005 की शाम को हरपालगंज जौनपुर के और कोयरीपुर रेलवे स्टेशन के बीच जो है ट्रेन में श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम ब्लास्ट कांड हुए थे, जिसमें से तत्कालीन रूप से जो है 14 रेल यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 62 से ज्यादा रेल यात्री घायल हुए थे। उसमें बड़ी सुनवाई चली, बड़ी बहस चली। 1 साल से लगातार जो है मृत्यु दंड की सजा पर जो अभियोजन पक्ष था लगातार मृत्यु दंड की मांग कर रहा था। और दलील की अगर जहां तक बात करें, वो हर बार जो है बचाव पक्ष जो डिफेंस के वकील थे लगातार वो बचाव की मांग करते थे कि मृत्यु दंड की सजा न मिले। और आपको बता दें कि इसके पहले इसी बम कांड के आरोप में जो है 2 अन्य जो है आतंक आरोपियों को जौनपुर की जो है अपर जिला जो कोर्ट ने है वो फांसी की सजा सुना चुका है, जिसमें से 2016 में ही फांसी की सजा सुनाई। तो माना जा रहा था, दिन भर से कयास यही चल रहे थे कि उसी आधार पर जो है शेष अन्य जो 2 आज आतंकवादी के आरोपी हैं, जिसमें से नफीकुल विश्वास और हिलाल को आज जौनपुर जिला जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया कोर्ट में और आधे घंटे तक जो है सुनवाई चली। उसमें जब जज राजेश राय की अदालत ने जब फैसला सुनाया तो मृत्यु दंड की सजा के साथ साथ जो है अर्थदंड का भी लगाया। अब इसकी जो अगली पता होगी वो सेंट्रल जेल के लिए रवानगी होगी। अभी कोर्ट परिसर में ही जो है काफी गहमागहमी है। इस वक्त बड़ी खबर है, तमाम पुलिस के सुरक्षा जवान लगाए गए हैं, तमाम मीडिया के भी चौमाड़ा लगा हुआ है और जौनपुर प्रशासन भी इस फैसले को लेकर फूक फूक कर जो है जानकारी रख रहा है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे आ चुका है और इसी आधार पर अब सीट शेयरिंग की रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर ब्रजेश पाठक ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा अखिलेश यादव का पीडीए फिर फेल साबित होगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा और विचारधारा की फाइट है। अखिलेश यादव एमवाई से इतर तेजी से राजनीतिक परिदृश्य में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं और अभियान से उस वर्ग को साधने जा रहे हैं जिससे पीडीए फॉर्मूले को धरातल पर उतारा जा सके। लेकिन उसी पीडीए में छिपी है वो राजनीति जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए का मतलब बताया P4 पिछड़ा, D4 दलित और A4 अल्पसंख्यक। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए अपने पीडीए का मतलब बताया P4 परिवार, D4 डेवलपमेंट और A4 अथॉरिटी। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि अखिलेश का पीडीए MY की तरह फ्लॉप साबित होगा और बीजेपी सभी 80 सीट जीतेगी। अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में विकसित हो रहा है। एक एक घर में 18-18 लोग संवैधानिक पदों पर काबिज होते हैं जब वो पावर
उनको जनता देती है। जनता उनकी नीतियों को जान चुकी है। ये हमेशा अराजकता को बढ़ाने वाले लोग हैं, गुंडई, बदमाशी, लुच्चाई, लफंगई को प्रमोट करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है। आम आदमी का, गरीब आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठाने में पार्टी कामयाब हुई है और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। दरअसल विपक्ष के लिए 2024 की जंग आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति कबीलाई टाइप है, यानी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जाति के लोग अलग अलग महत्व पर वोट कास्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने मुसलमान और यादव के परसेप्शन से बाहर निकलकर पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और आधी आबादी का नारा दिया है। समाजवादी लोग अपने काम को, और जो उनका काम है, जैसे हमारा हमेशा से समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं, और जो हमारा पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, उनको उनके बारे में कैसे उनको न्याय मिले, कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे उनकी हर तरह से, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, कैसे उनकी मदद हो पाए, इसके लिए समाजवादी लोग हमेशा काम करेंगे, गांव-गांव तक इसको पहुंचाएंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में क्या पीडीए का नारा देकर कांग्रेस पर दबाव पॉलिटिक्स की राजनीति हो रही है, या फिर बीजेपी के सामने खुद को मजबूती के साथ खड़ा करने की नीयत? शायद यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इंटरनल सर्वे के जरिए से सभी सीटों पर पीडीए के फार्मूले के तहत ही तमाम सियासी आंकड़ों को जुटाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में पीडीए के आधार पर ही लोगों को टिकट देगी। यानी ये तो साफ है कि अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन से इतर अलग राजनीति तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी 80 सीटों का प्लान छिपा है, और उसी के दम पर अब बूथ से लेकर तमाम लोकसभा सीटों पर अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और चुनावी अभियान को पीडीए के सहारे धार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौदह जनवरी के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। फिलहाल छोटे स्तर पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 2 से 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कैबिनेट विस्तार में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब युवा मतदाताओं को लुभाने की तैयारी कर रही है। महिलाओं, युवाओं और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं पर बीजेपी की नजर है। दिल्ली में हुई बैठक में इसे लेकर एक बड़ी योजना तैयार की गई है। बीजेपी ने इस बार 50% सीट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भाजपा अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। युवा मतदाता, खासतौर पर पहली बार जो वोट करने वाले हैं, उनके लिए ये नारा तैयार किया गया है। If you 18, why are you waiting? Come for voting। ये नारा उनके लिए अलग से तैयार किया गया है। 21 जनवरी तक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें युवाओं को लेकर एक विशेष अभियान रहेगा और युवाओं को बताया जाएगा कि 2014 से पहले का भारत कैसा था और आज का भारत कैसा है। युवाओं को यह भी संदेश दिया जाएगा कि उनकी उम्र 18 के पार है और क्यों कर रहे हैं वो इंतजार, जल्दी करें मतदान। यानी कि मतदान के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि मतदान वो ज्यादा से ज्यादा करें और भारत को समझें कि 2014 से पहले कैसा भारत था और आज मोदी सरकार में कैसा भारत है। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी अब इसी रणनीति से साधने में जुटेगी। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी को एक और झटका। आप नेता संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मानहानि के केस में यह जुर्माना लगा है। पूर्व जल शक्ति मंत्री ने यह केस किया था। महेंद्र सिंह के खिलाफ टिप्पणी संजय सिंह को भारी पड़ी। टिप्पणियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह फैसला सुनाया। 1 लाख का जुर्माना लगाया आप नेता संजय सिंह पर और साथ ही तमाम टिप्पणियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, पूर्व जल शक्ति मंत्री पर टिप्पणी करना भारी पड़ा संजय सिंह को। उन्होंने ही यह केस दायर किया संजय सिंह के खिलाफ और अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
मानहानि के केस में जुर्माना लगा है संजय सिंह पर। आप नेता संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और कोर्ट ने उन टिप्पणियों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह फैसला सुनाया है। पूर्व जल शक्ति मंत्री ने यह केस दायर किया, जिसके बाद संजय सिंह पर यह जुर्माना लगाया गया और उन तमाम टिप्पणियों को हटाने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एक और झटका लगा है। भारत में नए साल के स्वागत के साथ हिस्ट्री टीवी 18 अपने दर्शकों को आमंत्रित कर रहा है भूले बिसरे इतिहास के रहस्यों और आश्चर्यों को उजागर करने। अतीत के सुनहरे सफर पर साथ में होंगे बेस्ट सेलिंग ऑथर और मशहूर इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल। इंडिया मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज विद विलियम डेलरिम्पल। इसका प्रीमियर 4 जनवरी हर गुरुवार और शुक्रवार को रात 9 बजे केवल हिस्ट्री टीवी 18 पर होगा। हादसे में एक दंपति घायल हो गए, जबकि उनकी बेटी बाल बाल बच गई। घायल दंपति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद अब हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इटावा की यह घटना, जहां झूला टूटने से एक दंपति घायल हो गया। नमाज में झूले पे हम लोग टिकट ले गए 4 बंदे और बच्चे भी थे। ब्रेक डांस में पहुंचे, झूला लापरवाही उनकी इतनी है कि कोई चीज़ चेक नहीं करते। जब हम लोगों के साथ हादसा हुआ उस टाइम वो उन लोगों ने कुछ नहीं करा, ना कोई सहानुभूति करी है। ई रिक्शे में बैठा ला, भेज दिए वापस। खबर वाराणसी से। जिला कोर्ट में नई याचिका। मुस्लिम पक्ष ने यह याचिका दायर की है। वजू खाने की सफाई के लिए अर्जी दी गई है। 4 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजू खाना फिलहाल सील है। कल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और आज मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने की सफाई के लिए अनुमति मांगी है, एक याचिका दायर करके। ये नई याचिका है जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है। वजू खाने की सफाई के लिए अर्जी दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। 4 जनवरी को अब इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। $610 की मुकदमा पहले का ऑलरेडी 91 का दाखिल है। रस्तोगी जी ने एप्लीकेशन दिया है कि उस SIA की रिपोर्ट को भी इस मुकदमे में भी दाखिल किया जाए, तो वो बाउंड नहीं है उसको लिए। वो तो हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया वो कर दिया। अच्छा, SIA की रिपोर्ट पर क्या कहना है आपको? SIA की रिपोर्ट का अभी कोई आधार आया नहीं है। आज कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कहा? आज अर्जेंट कर दिया गया। कल फिर सुनवाई करेंगे, कल ऑर्डर करेंगे, डेट देंगे। मुस्लिम अंजुमन इंतजामिया की तरफ से एक मामला आया है कि जो सील्ड एरिया है वजू खाना, उसमें मछलियां सड़ रही हैं, मर रही हैं, साफ सफाई की बात है। हम लोगों ने विरोध किया। ये काम जो सील्ड है, चूंकि पैरा मिलिट्री फोर्स जो है के कस्टडी में वो सारा एरिया है, इसलिए उनको सफाई करने आप कौन होते हैं? मुस्लिम पक्ष की वो सफाई किया। इस पर कल सारे तीनों बिंदुओं पर कल निर्णय आ जाए। और रुकेंगे ब्रेक।